नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पुनः उपस्थित हो चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के। आज हम जो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बालकों का वर्गीकरण किया गया है उस पर आधारित एक वीडियो है। हम आज चर्चा करेंगे कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, सामान्य बालक क्या होते हैं। इसके अलावा यह चर्चा करेंगे कि इनकी आईक्यू लेवल क्या होता है, इनकी आईक्यू कैसे निकाली जाती है तथा ये किस प्रकार से प्रभावित होते हैं और किस प्रकार से इनकी आईक्यू परिवर्तित होती है, प्रभावित होती है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बगैर देर किए हुए आप कॉपी कलम उठा लीजिए, आ जाइए हमारे साथ। आज हम आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। मैं राजेश कुमार आरके सरकारी नौकरी अड्डा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो बगैर देर किए हुए मैं आपको ले चल रहा हूं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपी कलम उठा लिए होंगे आशा करता हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपकी सफलता, तो उसी श्रृंखला में मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रस्तुत है आज का वीडियो, जिसे ध्यान से देखें। एक बार वीडियो देख लिए तो आपको यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आज हम सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे और आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक बगैर स्किप किए हुए देखते रहें ताकि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में हमें पूछें, हम उसका सलूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम चर्चा करेंगे विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक क्या होता है, विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है, कौन होता है बालक जिसे हम विशिष्ट कहते हैं। तो विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं, ऐसे बालक जो अपने गुणों या दोषों के कारण, गुण या दोष के कारण अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो हमारे समाज में बालक हैं वो अन्य बालकों से जो भिन्न होते हैं, चाहे उनमें गुण हो चाहे दोष हो, किसी कारण से अगर वो अन्य बालकों से भिन्न हैं तो उसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से प्रायः अलग होते हैं, इन बालकों को की संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं। इनकी जो नैतिक, संवेगात्मक, शारीरिक या कह सकते हैं सामाजिक या कह सकते हैं व्यक्तिगत समस्याएं जो होती हैं वह अन्य बालकों से भिन्न होती हैं या भिन्न प्रकार की होती हैं या विशिष्ट प्रकार की होती हैं। हैवार्ड एवं और लैसेंकी ने एक्सेप्शन चिल्ड्रन में विशिष्ट बालक के बारे में विस्तृत चर्चा किया है और इन्होंने विशिष्ट बालक को 9 भागों में डिवाइड किया है। यानी इन्होंने 9 भागों में बालक को डिवाइड किया है और उसके 3 प्रमुख भाग बताए हैं। 9 भाग तो इन्होंने डिवाइड किया, लेकिन उसके 3 भाग जो हैं प्रमुखता से जिस पर प्रकाश डाला है, तो 3 भागों पर प्रकाश डाला है। अब वो 3 भाग कौन से होते हैं, तो पहले होते हैं बौद्धिक बालक। जो है 3 प्रकार के होते हैं इन्होंने बताया, और 3 प्रकार जो बालक हैं, बालकों का डिवाइडेशन इन्होंने 3 आधार पे किया। तो पहला किया बौद्धिक आधार पर, दूसरा किया शारीरिक आधार पर और तीसरा किया मानसिक आधार पर। बालकों का जो डिवाइडेशन किया इन्होंने तो वो 3 आधार पर किया, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक। तो बौद्धिक में इन्होंने बताया कि बौद्धिक में एक तो होता है प्रतिभाशाली बालक। बौद्धिक आधार पर जो डिवाइडेशन इन्होंने किया तो वो होता है, पहला होता है इनका प्रतिभाशाली, दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है पिछड़े बालक और तीसरा प्रकार इनका होता है उसे कहते हैं मंदबुद्धि बालक। यानी हैवार्ड एवं और लैंस्की महोदय ने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक में बालकों को 9 भागों में डिवाइड किया या बालक को 9 प्रकार से
बांटा, लेकिन जो प्रमुख थे तीन, और तीन प्रकारों को आधार मान करके इन्होंने बालकों को बांटने का प्रयास किया या बालकों को डिवाइड करने का प्रयास किया। तीन जो कौन से थे? बौद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक। हमें तीन प्रकार के बालकों का विस्तृत अध्ययन करना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टीटी हो, चाहे कह सकते हैं सुपर टीटी हो, चाहे आपका यूपी टीटी हो या अदर स्टेट टीटी हो। तो ज्यादातर जो है या जो प्रश्न बनते हैं या जो पेपर बनता है हमारा, वो इन्हीं तीनों आधारों पर बनता है। बौद्धिक आधार पर तीन प्रकार के बालक इन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं और मंदबुद्धि बालक होते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक बालक को आधार में, शारीरिक बनावट या शारीरिक आधार पर इन्होंने क्या किया कि तीन प्रकार के बालक बताए। क्या बताया कि श्रव्य, यानी जो ऐसे बालक जो श्रव्य दोष से ग्रसित होते हैं। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया दृष्टि रूप से विकलांग होते हैं, अर्थात देखने में उनकी क्या होती है कि अक्षमता होती है, देखने में जो है दूसरे लोगों से डिफरेंट होते हैं। और चौथा इन्होंने बताया कि वाणी के आधार पर बालकों को डिवाइड किया, अर्थात वाणी के आधार पर लोग अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। अगला इन्होंने मानसिक बताया। तो मानसिक में क्या होता है? सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित, सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक को एक श्रेणी में रखा। दूसरा है विद्यालय से भाग जाने वाले बालक को दूसरी श्रेणी में रखा। झूठ बोलने वाले बालकों को तीसरी श्रेणी में रखा, और कक्षा में देर से आने वाले बालकों को चौथी श्रेणी में, तथा अनैतिक व्यवहार करने वाले बालकों को पांचवी श्रेणी में, और छठी श्रेणी में होमवर्क न करने वाले बालकों को रखा। अर्थात तीन प्रकार से इन्होंने बांटा। बौद्धिक आधार पर प्रतिभाशाली, पिछड़े और मंदबुद्धि। शारीरिक आधार पर श्रव्य, शारीरिक रूप से विकलांग, दृष्टि और वाणी के आधार पर इन्होंने चार भागों में बांट दिया। मानसिक रूप से अगर देखा जाए या मानसिक आधार पर इन्होंने बांटा कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक या कुसमायोजित बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, अनैतिक व्यवहार करने वाले बालक, या अगला प्रकार इन्होंने बताया होमवर्क ना करने वाले या ना करके लाने वाले बालक। अब बात आती है, इन्होंने बांट तो दिया इस तरह से। अब जैसे मंदबुद्धि बालक की बात की जाए, तो मंदबुद्धि बालक होता क्या है? वास्तव में हम कैसे पहचानेंगे कि यह मंदबुद्धि बालक है या सामान्य बुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है या विशिष्ट बालक है? किस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि क्रो एंड क्रो महोदय ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। एक परिभाषा इन्होंने दी कि जिन बालकों की IQ 70 से कम होती है, जिन बालकों की IQ अर्थात बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। IQ क्या होती है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, इसको कैसे जांचा जाता है, इस पर विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। तो यह परिभाषा आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जिनकी IQ, साधारण शब्दों में कह सकते हैं जिन बालकों की IQ 70 से कम होती है, उन्हें हम मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में रखते हैं या उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। अगला आ जाता है, स्किनर महोदय ने क्या कहा कि अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि, पिछड़े हुए एवं मूढ़ और धीमी गति से सीखने वाले बालक जैसे शब्दों का प्रयोग किया। किसके लिए? मंदबुद्धि के लिए। मंदबुद्धि के लिए जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा कि ऐसा है बालक जो IQ लेवल से देखा जाए तो 70 IQ लेवल जिनका है, 70 से कम IQ लेवल जिनका है, उनको मंदबुद्धि कहा गया। तो स्किनर महोदय ने मंदबुद्धि बालकों को अन्य किस नाम से जाना? तो अन्य किस नाम से जाना? जैसे अल्प बुद्धि। स्किनर महोदय ने मंदबुद्धि को अल्प बुद्धि भी कहा, विकल बुद्धि भी कहा, पिछड़े हुए कहा और मूढ़ बताया, अर्थात धीमी गति से सीखने वाले बताया। आदि आदि शब्दों का प्रयोग स्किनर महोदय ने मंदबुद्धि बालकों के लिए किया। अगला है मंदबुद्धि के स्तर। मंदबुद्धि बालक जो हैं उनके स्तर क्या है, किस प्रकार के मंदबुद्धि होते हैं? तो जैसे पहला आपका आता है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि उन बालकों को कहते हैं जिनका IQ लेवल 0 से 25 होता है। जिनका IQ लेवल 0 से 25 होता है,
0 से 25 IQ वाले बच्चे जड़ बुद्धि कहलाते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि जड़ बुद्धि किसे कहा जाता है, तो जड़ बुद्धि बालक वह बालक होते हैं जिनका IQ लेवल 0 से 25 होता है। दूसरा होता है मूढ़ बुद्धि बालक। मूढ़ बुद्धि बालक वह होते हैं जिनका IQ लेवल 25 से 50 होता है। जिनका IQ लेवल 25 से 50 होता है उन्हें हम मूढ़ बुद्धि बालक कहते हैं। अगला होता है मूर्ख बालक या मूर्ख बुद्धि बालक। मूर्ख बुद्धि बालक कौन से होते हैं? जिनका IQ लेवल 50 से 75 होता है। 50 से 75 या 70 कह सकते हैं, या 70-75 के आसपास जो होते हैं या 75 तक जो होते हैं उन्हें हम मूर्ख बालक कहते हैं। ये तीनों प्रकार किसके हैं? ये मंद बुद्धि के हैं। मंद बुद्धि बालक के ये तीनों प्रकार हैं, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि या मूर्ख बुद्धि वाले बालक। तो जड़ बुद्धि किसे कहा जाता है? जिनका IQ लेवल 0 से 25 होता है उन्हें जड़ बुद्धि कहा जाता है। मूढ़ बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूढ़ बुद्धि वाले बालक वे बालक होते हैं जिनका IQ लेवल 25 से 50 के मध्य होता है, उन्हें मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। और मूर्ख बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्ख बुद्धि दोस्तों उन बालकों को कहा जाता है जिनका IQ लेवल 50 से 75 होता है। 50 से 75 के बीच के बालक जो होते हैं या 50 से 75 IQ लेवल के बीच के जो बालक होते हैं वो बालक मूर्ख बुद्धि बालक कहलाते हैं। मूर्ख बुद्धि बालक कहलाते हैं। अब मंद बुद्धि बालक की बात आ गई। मंद बुद्धि बालक हमने जाना कि क्या होता है, मंद बुद्धि बालक के स्तर क्या होते हैं, किस किस प्रकार के मंद बुद्धि बालक होते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि मंद बुद्धि बालक जो होता है उसको या उसकी मंद बुद्धि होने के कारण क्या होते हैं, उसे वो मंद बुद्धि बालक क्यों होता है। तो सबसे पहला इसका कारण होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है कि हमारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वंशानुक्रम हमें मंद बुद्धि बालक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे माता पिता से हमें जो गुण मिलते हैं उसी के आधार पर हम मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या सामान्य बुद्धि में होते हैं। जैसे हमारे माता पिता होंगे, जैसे हमारे आनुवंशिक गुण होंगे, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि विकसित होती है। ये हमारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है। तो इसका कारण क्या है कि वंशानुक्रम भी। और इसके बाद ग्रंथि असंतुलन। ग्रंथियों में जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तब भी जो है बालक क्या हो जाता है? मंद बुद्धि हो जाता है। इसके बाद हो जाता है शारीरिक आघात। कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें शारीरिक आघात के अंतर्गत रखते हैं। और जब हमारे शरीर पर कोई आघात हो जाता है, उन बीमारियों के कारण शारीरिक आघात हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि होती है वो क्षीण हो जाती है और हम मंद बुद्धि के हो जाते हैं। नशे का सेवन भी मंद बुद्धि होने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके बाद माता पिता की आयु भी मंद बुद्धि बालक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन माता पिता या जो माता पिताओं की संतानें सही समय पर यंग अवस्था में उत्पन्न होती हैं, उनकी माता पिता के जो संतानें होती हैं वो तीव्र बुद्धि की होती हैं। लेकिन अगर यही वृद्धावस्था के समय कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसकी IQ लेवल कम होने के चांस रहते हैं। इसलिए क्या बताया गया कि माता पिता की आयु भी बुद्धि पर को प्रभावित करती है। पारिवारिक वातावरण, अगर आप शिक्षित परिवार में बच्चा जन्म लेता है और जिस वातावरण में वो रहता है, जिस परिवार में वो रहता है, वहां पर अगर ज्यादा शिक्षित लोग हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति हैं, तो वह उस व्यक्ति का क्या होता है, उस बच्चे का IQ लेवल जो हो जाता है वो धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और वो उसका IQ लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर अशिक्षित परिवार में रहता है या ऐसे परिवार में रहता है जहां पर IQ लेवल कम वाले बच्चे रहते हैं, तो उसका भी IQ लेवल उससे प्रभावित होता है और उसका भी IQ लेवल कम होने की चांस रहती है। अपरिपक्व जन्म। बहुत सारे चांस ऐसे बनते हैं कि हमारे समाज में कि बच्चे का जन्म जो है अपरिपक्व अवस्था में हो जाता है, अर्थात सही समय से ना होकर के समय से पूर्व हो जाता है। और ऐसे बालक ज्यादातर मंद बुद्धि होने के चांस होते हैं और ऐसे बालक मंद बुद्धि हो सकते हैं। अब मंद बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं? मंद बुद्धि बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से हम क्लियर कर पाएंगे कि मंद बुद्धि बालक या मंद बुद्धि बालक है और उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे वो अपना कार्य करता है। तो मंद बुद्धि बालक की जो विशेषताएं होती हैं, सीखी बात का प्रयोग नई परिस्थितियों में मुश्किल से कर पाता है।
जो सीखी हुई बात है उसको बार बार, पहली बात तो वो सीखने की गति जो होती है बहुत ही धीमी होती है। मंद बुद्धि बालक की जो सीखने की गति होती है, किसी चीज को वो बहुत ही धीमी गति से सीखता है, और धीमी गति से सीखने के बाद भी वह नई परिस्थितियों में उसी को संतुलित नहीं कर पाता है, या उसको जो है कह सकते हैं कि नई परिस्थितियों में उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे क्या होता है कि एक सवाल क्लास में बताया जाता है और एक फार्मूले के आधार पर सवाल बता दिया जाता है, सारे बच्चे उस फार्मूले के आधार पर सवाल को हल करते हैं, लेकिन जैसे ही अगला सवाल उसी फार्मूले में हल करना होता है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है, तो क्या होता है कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उस डिफरेंट को समझ नहीं पाते हैं और वहां पर हल करने में असमर्थता जताते हैं। जबकि तीव्र बुद्धि बालक होता है या सामान्य बुद्धि बालक होता है तो वो मंद बुद्धि की अपेक्षा वो आसानी से उस परिस्थिति में उसको हल कर लेता है या हल करने का प्रयास करता है। दूसरा है आपका कमजोर स्मृति। कमजोर स्मृति मंद बुद्धि बालक की विशेषता है। याद करने की क्षमता जो होती है मंद बुद्धि बालक में कम होती है। स्मरण करने की जो क्षमता होती है वो मंद बुद्धि बालक में कम होती है। इसके बाद चलते हैं आत्मविश्वास की कमी। मंद बुद्धि बालक जो होता है वो उसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। वो सही बात को भी उस तरीके से पेश नहीं कर पाता है जिस तरीके से उसको पेश करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। अगला है अनुपयुक्त व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो उसका होता है वह अनुपयुक्त होता है। व्यक्तित्व अनुपयुक्त होता है अपेक्षा सामान्य और विशिष्ट बालकों, या कह सकते सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों की। उसका जो व्यक्तित्व होगा वह अनुपयुक्त होता है। और नए प्रत्ययों को ग्रहण करने में कठिनाई। जो नए प्रत्यय हैं, कोई चीज नई चीज अगर उसको बताई जाती है तो उस प्रत्यय को ग्रहण करने में मंद बुद्धि बालक अपने आप को असहज महसूस करता है और कमजोर होती है उसकी, या उसमें कठिनाई आती है। नई परिस्थिति या नए प्रत्ययों को वह ग्रहण करने में असमर्थता जताता है या कठिनाई महसूस करता है। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, किसे कहते हैं प्रतिभाशाली? तो टर्मन महोदय ने जो बालकों का वर्गीकरण किया उस आधार पर उन्होंने बताया कि 140 या 140 प्लस आईक्यू लेवल वाले जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि टर्मन महोदय के अनुसार, कुछ मनोवैज्ञानिक 120 प्लस को प्रतिभाशाली मानते हैं, लेकिन टर्मन महोदय ने 140 प्लस या 140 से ज्यादा या 140 से लेकर के उस और अधिक तक जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं उन्हें प्रतिभाशाली माना है। किन्होंने माना है? टर्मन महोदय ने। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 120 प्लस वालों को प्रतिभाशाली माना जाता है। वो मनोवैज्ञानिकों के बांटने का तरीका है, किस प्रकार से, किस आधार पर उन्होंने जो है प्रतिभाशाली, विशिष्ट और सामान्य बच्चों को बांटा है, मंदबुद्धि बच्चों को बांटा है। तो टर्मन महोदय ने 140 या इससे अधिक आईक्यू वालों को प्रतिभाशाली माना है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि टर्मन महोदय के अनुसार जिनका आईक्यू लेवल 140 या उससे अधिक है उसे प्रतिभाशाली माना है। अब प्रतिभाशाली, स्किनर महोदय ने क्या कहा प्रतिभाशाली बच्चों के विषय में? स्किनर महोदय ने बताया कि वे बच्चे या वे बालक जो सबसे बुद्धिमान होते हैं, यानी बच्चों के समूह में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वही क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान बालक होते हैं किसी समूह में, किसी ग्रुप में जो बालक होते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो होंगे वही प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि वे बालक जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब बात आती है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं से सेम उल्टा होती हैं। क्या होती हैं? सीखने की शुद्ध एवं तीव्र गति। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो जो भी सीखते हैं शुद्ध रूप से सीखते हैं और बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं। किसी एक प्रश्न को अगर उनको बताया जाता है तो अगर मंद बुद्धि बालक और सामान्य बुद्धि बालक जो होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होते हैं? ये बहुत तीव्र गति से सीखते हैं और शुद्ध तरीके से सीखते हैं। अगला है उच्च स्मरण शक्ति। जैसा कि मंद बुद्धि बालक में क्या होता है कि उच्च
जो स्मरण शक्ति वो तीव्र नहीं होती है बल्कि मंद होती है। मंद स्मरण शक्ति या स्मरण शक्ति कमजोर होती है उनकी, कहा जाता है। इसी के विपरीत सामान्य में अगर देखा जाए तो उनकी सामान्य बालकों में सामान्य स्मरण शक्ति होती है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें उच्च स्मरण शक्ति पाई जाती है। आईक्यू लेवल देखिए, जैसे यहां पर लिख दिया गया है, इनका आईक्यू लेवल 120 प्लस होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आईक्यू लेवल 120 प्लस होता है इनका, लेकिन टर्मन महोदय के अनुसार जो है 140 से अधिक आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति या आईक्यू लेवल वाले बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। कमियों को स्वयं पहचानना एवं सुझाव मानना सबसे बड़ी विशेषता होती है प्रतिभाशाली बालकों की, कि वो कमियों को, अपनी कमियों को स्वयं पहचान लेते हैं। अर्थात वो जान लेते हैं कि मेरे द्वारा कहां पर कमी हो गई है या मुझ में कहां पर कमी हो गई है, और इसके अलावा अगर उन्हें कोई सुझाव देता है तो उस सुझाव को बहुत ही आसानी से वो मानते हैं और उस पर कार्य करते हैं। अगला है आपका उच्च शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये उच्च शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर के होते हैं। इनका सामाजिक स्तर, मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर जो होता है ये उच्च श्रेणी का होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनका जो दृष्टिकोण होता है वो खोजी दृष्टिकोण होता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ये प्रतिभाशाली बच्चों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जाता है। अमूर्त विषयों में रुचि। अमूर्त विषयों में प्रतिभाशाली बच्चे ज्यादा रुचि लेते हैं अपेक्षा मूर्त विषयों के। शीघ्र समस्या समाधान। ये समस्याओं को शीघ्र समाधान करने की क्षमता रखते हैं। जो इनकी समस्याएं हैं, इनके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उसको शीघ्र समाप्त करने की या शीघ्र हल करने का प्रयास करते हैं और शीघ्र ही ये हल भी कर देते हैं उसको। अगला है निरीक्षण, परीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिंतन, कल्पना, तर्क, निर्णय लेना आदि तीव्र होता है इनका। अगली विशेषता है, चाहे वो निरीक्षण हो, चाहे परीक्षण हो, चाहे प्रत्यक्षीकरण हो या स्मृति हो, चिंतन हो, कल्पना हो, तर्क हो या निर्णय लेना हो, ये सब क्या होते हैं, इनमें तीव्र होते हैं ये, या इनके अंदर जो ये चीजें होती हैं ये तीव्र होती हैं, तीव्र लक्षण होते हैं इसके। अब बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण के जनक किसे माना जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण के जनक किसे माना जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के जो जनक हैं ये अल्फ्रेड बिने हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने हैं और ये अल्फ्रेड बिने फ्रांस के रहने वाले थे। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के रहने वाले थे और ये बुद्धि परीक्षण के जनक है। ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने हैं और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर अपना परीक्षण किया था। 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने अपना परीक्षण किया था। लेकिन यहीं पर एक बात और सामने आती है कि बुद्धि लब्धि का, जैसे आईक्यू जिसको हम बता रहे थे अभी तक, आईक्यू बार बार रिपीट कर रहे थे, तो आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि जो होती है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये आप में जानना है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जिसने किया था वो किए थे टर्मन महोदय। बुद्धि परीक्षण और बुद्धि लब्धि। बुद्धि परीक्षण के जनक अगर पूछा जा रहा है तो आपको अल्फ्रेड बिने बताना है, और अगर आपसे बुद्धि लब्धि के प्रयोग की बात की जाए तो यहां पर टर्मन महोदय का नाम लेना है आपको। सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वह स्टर्न महोदय ने दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न महोदय ने दिया, और स्टर्न महोदय ने जो बुद्धि लब्धि का अर्थात आईक्यू का जो सूत्र दिया, तो आईक्यू का सूत्र क्या बताया इन्होंने? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तैथिक आयु अर्थात कालानुक्रमिक आयु, कुछ भी लिखा दे सकते हैं आपको, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या तैथिक आयु या कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। आपका सूत्र क्या बनता है? आपका सूत्र बनता है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। कहीं पर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु लिखी मिलेगी,
कहीं पर अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए तैथिक भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कालानुक्रमिक आयु भी लिख सकता है, तो यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने तीनों शब्द आपके लिए लिख दिए हैं। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुणे 100, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। यह आपका सूत्र होता है। और इस सूत्र को किसने दिया, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो इस सूत्र को स्टर्न महोदय ने दिया। और आईक्यू की बात अर्थात बुद्धिलब्धि की बात किसने की, शब्द को प्रयोग किसने किया, तो वह टर्मन महोदय ने किया। और अगर बात करें बुद्धि परीक्षण की, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। फ्रांस के रहने वाले थे और 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने परीक्षण किया था। अब टर्मन महोदय के अनुसार आईक्यू एवं उसके वर्ग, टर्मन महोदय ने जो आईक्यू विभाजन किया है वो कैसे किया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 130 से अधिक, 130 से अधिक, कहीं कहीं पर आपको 130 से अधिक मिलेगा, कहीं पर 140 प्लस मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 120 से अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं, लेकिन टर्मन महोदय के अनुसार 140 प्लस के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो 130 प्लस बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। 121 से 130 जो होते हैं वो प्रखर बुद्धि बालक होते हैं। और 111 से 120 जो होते हैं वो तीव्र बुद्धि बालक होते हैं। 91 से 110 के बीच के जो होते हैं वो होते हैं सामान्य बुद्धि बालक। हमें क्या ध्यान रखना है कि 90 से 110 के मध्य जो बालक होते हैं वो होते हैं सामान्य बुद्धि बालक। 120 प्लस जो होते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, और इनको प्रखर बुद्धि बालक भी कहते हैं, तीव्र बुद्धि बालक भी कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी कहते हैं। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें केवल 3 प्रकार के बालक याद कर लेना है। 3 प्रकार के बालक कौन कौन से याद कर लेना है, एक तो आपके प्रतिभाशाली बालक, दूसरे सामान्य बुद्धि बालक, और तीसरे मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल 80 से 90 के मध्य होता है। 80 से या 90 से कम कह सकते हैं। 90 से कम टर्मन महोदय के अनुसार बता रहा हूं कि 90 से कम मंद बुद्धि, 90 से 119 तक कह सकते हैं, या 110 मान लीजिए, 110 तक सामान्य बालक, 120 प्लस प्रतिभाशाली बालक। आपको जो प्रतिभाशाली बालक है उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 120 से 30 तक प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि। फिर वही मंद बुद्धि की बात आती है, तो 80 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 50 से 70 मूर्ख, और 50 से कम जड़ या मूढ़ बालक। तो हमें केवल 3 बातें अगर हमने याद कर ली कि 90 से कम, 90 से कम अगर बात कर लें, 90 से कम, तो 90 से कम की बात आए तो यहां पर क्या कर देंगे, हम मंद बुद्धि कर देंगे। 90 से कम की बात आए तो मंद बुद्धि कर देंगे। और अगर 90 से 110 कर दें, 90 से 110 तो ये हो जाएंगे सामान्य। और अगर 120, कहीं कहीं पर 120 मिलेगा, अगर टर्मन महोदय के अनुसार पूछ रहा है तो यहां पर आपको जो है 140 लिखना है। 140 प्लस ये हो जाएंगे आपके प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली को भी जो है 3 भागों में बांट दिया गया है, एक आपके प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक। तो ये था दोस्तों हमारे समाज में पाए जाने वाले बालकों पर एक विशेष वीडियो। प्रतिभाशाली, विशिष्ट, मंद बुद्धि और सामान्य बालकों के ऊपर एक चर्चा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बगल में बेल आइकन दिखाई देगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए समस्त वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन है या जिस प्रकार का आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए। मैं आपको आपकी समस्याओं को समाधान या समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जल्द से जल्द आपका लक्ष्य आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।